अपना टॉपिक चल रहा था जालकों के मूलभूत प्रकार। जालकों के मूलभूत प्रकार 2D में देख लिए थे। 2D में था आपका स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, तीसरा था आपका हेक्सागोनल, षटकोणीय, और ये था ओब्लिक्यू। लास्ट था आपका ओब्लिक्यू। ये क्या होता है? नाइदर पैरेलल नोर परपेंडिकुलर और नोर राइट एंगल ओब्लिक्यू। यानी 4 लाइनें होंगी, चारों आपस में समांतर भी नहीं होंगी, लंबवत भी नहीं होंगी, और कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं बनेगा। स्क्वायर ए और बी बराबर एंगल 90 डिग्री का। रेक्टेंगुलर या तो यूं बनेगा या यूं बनेगा। ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी बराबर नहीं है। कोण 90 डिग्री का। हेक्सागोनल सारी भुजाएं बराबर होंगी, ए बराबर बी, लेकिन गामा 120 होगा। ओब्लिक्यू, ये देखो, पहले तो लाइन बना लो 2, ये लाइन बन गई। अब देखो समांतर लाइन नहीं है, एंगल बना दो, ये वाला। मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, नाइदर परपेंडिकुलर भी नहीं होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, और लाइनें पैरेलल भी नहीं होनी चाहिए। इसमें ए डज नॉट इक्वल टू बी और एंगल 90 नहीं होगा। ये 2D में हो गया था। इसके बाद पढ़ा था 3D में। मूलभूत प्रकार 3D में। 3D में आया था अपने यहाँ 3D में। 3D में कौन कौन से थे? 7 थे। CT और HMT। CT और HMT, इनका नाम लिख लो। क्यूबिक टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ये ट्राइक्लिनिक। ये होता है घनीय, ये होता है द्विसमलंबाक्ष, ये होता है विषम लंबाक्ष, रोम्बोहेड्रल, त्रिसमन्ताक्ष,
ये होता है षटकोणीय षटकोणीय हो गया, ये हो गया एकांताक्ष, ये हो गया त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष CT और HMT। यहाँ देखो पहले क्यूबिक। क्यूबिक क्यूबिक में क्या होता है? क्यूब ये आपका ए भुजा हो गई, ये बी भुजा हो गई और ये सी भुजा हो गई। एल्फा बीटा गामा, ये तीनों कोण हो गए एल्फा बीटा गामा। तो इसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों भुजाएं समान हो गई और जो कोण हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। एल्फा बीटा गामा ये तीनों 90 डिग्री के होते हैं। तो ये वाली स्ट्रक्चर होगी। ए बी सी तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों कोण बराबर हैं। दूसरा हो गया टेट्रागोनल। टेट्रागोनल द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष इसमें क्या होगा? दो भुजाएं बराबर होंगी। जैसे ये मानूं मैं, या दूसरा बना लो एक बार। इसमें देखो दो भुजाएं बराबर हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो ए और बी क्या है? बराबर है और तीसरी भुजा लंबी है। एंगल है आपका एल्फा बीटा और ये गामा ये 90 डिग्री के हैं। तो इसमें क्या हो गया? ए बी सी तीनों बराबर होंगी, दो बराबर हैं और तीसरी अलग है। और जो आपका एंगल है एल्फा बीटा और जो गामा है वो 90 डिग्री के हैं। ये इस वाले में तो यहाँ लिख लो इनको। ए बी सी बराबर, यहाँ भुजा ए बी बराबर सी और तीसरा एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री। ये वाली कंडीशन आ गई। इसके लिए आ गई ए बी सी इक्वल नहीं है और एल्फा बीटा गामा ये 90 डिग्री है। दोनों को उतार लो।
इनके बाद लिखो ऑर्थोरहोम्बिक, ऑर्थोरहोम्बिक विषम लंबाक्स। विषम लंबाक्स में ये वाला डायग्राम, ये आपकी ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। ये कौन हो गया आपका एल्फा कोण, ये बीटा कोण, ये गामा कोण। तीनों बराबर नहीं है, ए बड़ी है, बी उससे छोटी है और सी बिल्कुल छोटी है। तो ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, लेकिन तीनों कोण बराबर हैं। लेकिन एल्फा बीटा गामा तीनों कोण 90 डिग्री हैं, तीनों कोण 90 डिग्री हैं, लेकिन तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं। तीनों कोण 90 डिग्री के हैं, लेकिन तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं। इसके बाद लिखो चौथा है आपका ऑर्थोरहोम्बिक, सॉरी ऑर्थोरहोम्बिक हो गया, रहोम्बोहेड्रल। यह आपका रहोम्बोहेड्रल, रहोम्बोहेड्रल त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष डायग्राम बना लो इसका। तीनों भुजाएं बराबर हैं इसमें। ये वाली हो गई आपकी ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी। तीनों भुजाएं बराबर हैं। तीनों भुजाएं बराबर हो गई, ए बी और सी। ये आपके तीनों कोण एल्फा बीटा और ये गामा। तीनों कोण बराबर तो हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। तो ये आ गया इसके लिए ए बी सी बराबर है और कोण एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है। तो इन दोनों कंडीशन को यहाँ नोट कर लो। इसके लिए आ गया ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी और कोण एल्फा बीटा गामा बराबर है 90 डिग्री के। तीसरा है आपका ये ए बी सी बराबर है, एल्फा बीटा गामा बराबर है, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ये हो गया। इसके बाद है आपका
हेक्सागोनल। इसके बाद है आपका हेक्सागोनल, षटकोणीय। हेक्सागोनल षटकोणीय। डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना लो। इसके बाद ये आपका x हो गया, y हो गया, ये आपका x, y और ये हो गया z। अल्फा, बीटा, गामा, ए बी सी। ये वाला बना लो, ये वाला डायग्राम बना लो। इसमें होगा a बराबर b डज नॉट इक्वल टू c। a और b बराबर होगी और जो c ये है, ये यहाँ तक, ये बराबर नहीं होगी। कौन? अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 होगा तथा जो गामा है वो 120 होगा। ये वाला कौन 120 होगा? क्योंकि ये है, ये आपका x हो गया, ये वाला, तो इन दोनों के बीच का कोण और जो तीसरा कोण है ये वाली, इसे ये आपका यहाँ पर है x और y के बीच का अल्फा 90, y और z के बीच का बीटा ये 90, लेकिन जो z और x के बीच का है वो 120 का होगा। तो इसके लिए आ गया ए बी सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 और गामा बराबर 120। लास्ट है, सेकंड लास्ट आपका एकांताक्ष। एकांताक्ष
मोनोक्लिनिक। ये आपकी ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, अल्फा बीटा गामा। इसके लिए ए बी और सी बराबर नहीं होंगी, ए बी सी बराबर नहीं होंगी, जबकि अल्फा और बीटा बराबर होगा। अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री के होंगे, लेकिन जो गामा है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। दो कोण 90 के होंगे, तीसरा कोण 90 का नहीं होगा। चौथा है आपका त्रिंताक्ष। ये ए बी सी और ये कोण अल्फा बीटा और ये गामा। इसमें होगा ए बी सी बराबर नहीं होंगी और तीनों कोण भी बराबर नहीं होंगे। ना तो तीनों कोण बराबर होंगे, ना तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ना तीनों कोण ना तीनों भुजाएं, ना तो तीनों कोण ना तीनों भुजाएं। तो ये आ गया अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर नहीं होंगे। ये वाला लिख लो। एक टेबल भी बना लो इसमें। ये वाली टेबल बना लो। ये वाली ये तो होगी साइड, ये होगी एंगल, साइड एंगल, और ये हो गया क्रिस्टल। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल संरचना। यहाँ लिख लो लेटिस स्पेस या ब्रेवे लेटिस, लास्ट में लेटिस स्पेस या ब्रेवे लेटिस। ये हो जाएंगे लेटिस स्पेस, लेटिस स्पेस या बोलते हैं इसको ब्रेवे जालक, ब्रेवे जालक। कितने हो गए? 5 8 9 10 10 14 14 ब्रेवे लेटिस स्ट्रक्चर 7।
स्ट्रक्चर 7। जबकि 2D में कितने थे? स्ट्रक्चर तो 4 थी 2D में। स्ट्रक्चर 4 कौन कौन सी? स्क्वायर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, एक था हेक्सागोनल, एक था ओब्लिक्यू। 4 स्ट्रक्चर थी। इनके ब्रेवे कितने थे? जैसे ये तो गया ब्रेवे जालक 1 स्क्वायर का। रेक्टेंगुलर के थे 2, एक ये वाला, एक ये। हेक्सागोनल के थे 1, ओब्लिक्यू का था 1, 1, 1, 2, 1, 5 और ये 4। तो लिखो इसमें नोट लगा के लिख लो। टू डी में क्रिस्टल संरचना 4 तथा ब्रेवे जालक 5 होते हैं। 2D में क्रिस्टल संरचना 4 तथा ब्रेवे जालक 5 होते हैं। जबकि 3D में क्रिस्टल संरचना 7 तथा ब्रेवे जालक 14 होते हैं। ब्रेवे जालक 14 होते हैं। यहाँ तक लिखो। इसके बाद नया टॉपिक है सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सरल क्रिस्टलीय संरचना। इसमें पहला है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक सरल घनीय। सरल घनीय, इसको ऐसी भी बोलते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर। इसमें बना लो डायग्राम।
ये वाला बना लो। जैसे ये आपका बॉक्स है, सिंपल क्यूब, इसमें 8 परमाणु होते हैं, 8 परमाणु। एक परमाणु यहाँ पर, एक परमाणु यहाँ पर, एक, आठ, 8। इसमें लिखो इस सरल घनीय संरचना में, सरल घनीय संरचना में परमाणु घन के प्रत्येक कोने पर होते हैं, घन के प्रत्येक कोने पर स्थित होते हैं। यानी जो परमाणु होगा घन के प्रत्येक कोने पर स्थित होगा, घन के प्रत्येक कोने पर स्थित होगा। अब देखो ये एक कोना है, ये वाला कोना x, ये x, ये y और ये z। ये कोना है, एक कोने यहाँ पर है, दूसरा इस कोने में है, इस कोने में है और इस कोने में है। प्रत्येक कोने पर है। ये मान लो यहाँ पर परमाणु है। इस कोने पर भी है और इस कोने पर भी है। अब यहाँ पर जो परमाणु है उसके नज़दीक कितने होंगे? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक यहाँ पर है, बॉक्स में यहाँ पर है, वो हो गया। यानी एक तो प्लस x पर, प्लस y पर, प्लस z पर। 3 तो ये हो गए। चौथा माइनस x पर, इसके जस्ट पीछे जैसे ये कोना है, कोने में वहाँ परमाणु है, वहाँ परमाणु है तो पास में हो गया। एक तो ये हो गया इस वाली जगह पर, एक उस पर, एक इस कोने में, तीनों कोनों में हो गए। एक जस्ट इसके ऊपर जो ये x है इसके ऊपर, एक इसके उधर की साइड और एक इसके उधर की साइड, तो 6 हो गए। यानी यहाँ पर जो परमाणु कोने में है इसके नज़दीक 6 हो गए। एक तो प्लस x में, प्लस y में, प्लस z में, एक माइनस x में, माइनस y में और एक माइनस z में। तो समन्वय संख्या, समन्वय संख्या क्या होती है? निकटतम परमाणु की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। निकटतम परमाणु की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। तो एक ये वाला डायग्राम बना लो, ये वाला डायग्राम बना लो। इसमें लिखो पहला पॉइंट है समन्वय संख्या, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें लिखो क्रिस्टल जालक में स्थित, क्रिस्टल जालक में किसी, क्रिस्टल जालक में किसी परमाणु के,
क्रिस्टल जालक में किसी परमाणु के निकटतम स्थित परमाणुओं की संख्या को निकटतम स्थित परमाणुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। यानी नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, पड़ोसी परमाणुओं की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो सिंपल क्यूबिक में कितने हो गए? जैसे यह आपका कोना है, यह आपकी जेड एक्स है, तो यहाँ पर है ये, एक यहाँ पर है, तो एक तो ये परमाणु हो गया, एक तो ये परमाणु हो गया प्लस वाई वाला, एक प्लस एक्स वाला, एक प्लस जेड का, एक माइनस जेड का, वो भी नज़दीक होगा, एक माइनस वाई का यहाँ पर, और एक माइनस वाई का, माइनस एक्स का, एक प्लस जेड का, एक माइनस जेड का, तो 6 हो गई। लिखो, सरल घनीय जालक में या सरल घनीय संरचना में सरल घनीय संरचना में समन्वय संख्या 6 होती है, 6 होती है। समन्वय संख्या 6 होती है। दूसरा लिखो इसमें, जालक नियतांक। जालक नियतांक में लिखो, यदि परमाणु की त्रिज्या a है, जालक नियतांक लेटिस कांस्टेंट। दूसरा है जालक नियतांक। जालक नियतांक, ये परमाणु है इस कोने पे, यदि परमाणु की त्रिज्या r है, यानी ये परमाणु है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, यदि परमाणु की त्रिज्या r है, परमाणु की त्रिज्या r या परमाणुओं की त्रिज्या r है, तो दो परमाणुओं के बीच की दूरी, दो परमाणुओं के बीच की दूरी a जालक नियतांक कहलाती है। देखो, यदि क्रिस्टल में दो परमाणुओं की, यदि क्रिस्टल में परमाणु की त्रिज्या r है, तो दो परमाणुओं के बीच की दूरी, दो परमाणुओं के बीच की दूरी, दो परमाणुओं के बीच की दूरी जालक नियतांक कहलाती है। जालक नियतांक a कहलाती है। यदि क्रिस्टल में परमाणुओं की त्रिज्या r है, तो दो परमाणुओं के बीच की दूरी जालक नियतांक कहलाती है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जालक नियतांक कहलाएगी, a कहलाएगी। तो a बराबर क्या हो गया? r ये हो गई, r ये हो गई, a बराबर 2r, a बराबर 2r। तो r कितना हो गया? a/2। त्रिज्या क्या होती है? जालक नियतांक की आधी, अर्थात ये भी लिख लो, त्रिज्या अर्थात r बराबर a/2। जालक नियतांक का आधा मान, जालक नियतांक का आधा मान, जालक नियतांक का आधा मान, ये हो गया जालक नियतांक। यहाँ तक लिखो।
ये हो गया, ये हो गया लेटिस कांस्टेंट, लेटिस कांस्टेंट। इसके बाद है एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का आयतन। यूनिट सेल क्या हो गई, ये हो गया ए, एक ये हो गया, इसे यहाँ मैं बॉक्स बना के बताऊँ, ये ये हो गया, ये हो गया, सॉरी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ए, यहाँ पर जो परमाणु है उसके बीच की दूरी। तो आयतन कितना होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ए इंटू ए। तो यहाँ वॉल्यूम कितना हो गया एकक कोष्ठिका का, वी ए इंटू ए क्यूब की जगह, चूँकि ए बराबर 2r, तो v कितना हो गया 2r की पावर 3 यहाँ से, तो ये हो गया v बराबर 8r की पावर 3। ये वॉल्यूम हो गया यूनिट सेल का, यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया। इसके बाद लिखो प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या। चौथा पॉइंट है प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, ये 8 कोने हैं, हर कोने पर परमाणु, हर कोने पर परमाणु। जैसे इसका ये वाला सरफेस ले मैं इसका ये वाला सरफेस ले ये वाला सरफेस ले रहा हूँ, देखो इसमें इसका 1/8वां भाग ही साझेदारी करता है। एक एकक कोष्ठिका में परमाणु का 1/8वां भाग साझेदारी करता है। 1/8वां भाग यहाँ पर है, 1/8वां भाग ये है, 1/8वां भाग ये है, 1/8वां भाग ये है, और ऐसे ही 1/8वां भाग ऊपर आगे भी, यहाँ पर 1/8वां भाग, यहाँ 1/8, यहाँ 1/8, तो टोटल 1 होता है, लेकिन एक एकक कोष्ठिका में इसका 1/8वां भाग ही साझेदारी करता है। एक एकक कोष्ठिका में 1/8वां भाग, जैसे
ये 1/8 भाग हो गया, 1/8 भाग ये हो गया, इसमें 1/8 भाग ये हो गया, 1/8 भाग, 1/8 भाग, 1/8 भाग, ये 1/8वां भाग और ये 1/8वां भाग। यानी प्रत्येक परमाणु का 1/8वां भाग ही एकक कोष्ठिका में साझेदारी करता है। परमाणु है 8, परमाणु 8 वो साझेदारी करते हैं 1/8। तो एक परमाणु, एक एकक कोष्ठिका में एक परमाणु होगा। इसमें लिखूं सरल घनीय जालक के एक कोने पर स्थित परमाणु, सरल घनीय जालक के एक कोने पर स्थित परमाणु सरल घनीय जालक के एक कोने पर स्थित परमाणु परमाणु 8 एकक कोष्ठिकाओं से 8 एकक कोष्ठिकाओं से साझेदारी करता है, साझेदारी करता है, अर्थात एक एकक कोष्ठिका में एक एकक कोष्ठिका में उस परमाणु का 1/8वां भाग ही होता है, जबकि होता है तथा एकक कोष्ठिका के 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं तथा प्रत्येक कोने पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रत्येक कोने पर एक परमाणु होता है, अर्थात 8 परमाणु साझेदारी करते हैं, अतः एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 8 कोने इंटू एक कोने पर 1/8वां भाग, प्रत्येक कोने पर इसको यूं कर लो, कोने इंटू कोने पर भाग, कोने हैं 8, एक कोने पर भाग कितना है? 1/8, 1। देखो ये 1/8, ये 1/8, ये 1/8, ये 1/8, 4 तो ये हो गए और 4 जस्ट इसके सामने।
अगला लिखो परमाणु का आयतन प्रति एकक कोष्ठिका। प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु का आयतन। पर यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ एटम या वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल VA। इसमें लिखो इसमें आ जाएगा VA बराबर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं अभी निकाला था, 1/8 भाग हर कोने पे होता है, टोटल 1 होता है, 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान कितना होता है, ए बराबर 2r होता है, तो आर बराबर a/2। तो आर की पावर क्यूब कितना हो गया, ये a³ / 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, v आ जाएगा अपना 4/3 पाई a³ / 8, कैंसिल आउट 2। तो यहाँ से आ गया पाई a³, v आ गया पाई a³ / 6, ये आ गया पर यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ एटम, ये आ गया VA का मान। नोट करो इसको। अब आता है आपका पैकिंग फैक्टर PF। ये होता है आपका संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक पैकिंग फैक्टर PF से बताते हैं। PF क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अभी जो निकाला था वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम मीन्स प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु का आयतन। परमाणु का
आयतन, नीचे परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन निकाला था अपन ने ए क्यूब, यह भी निकाला था पाई ए क्यूब अपॉन 6। तो यहाँ से कितना आ गया पैकिंग फैक्टर, यह आ गया पाई ए क्यूब अपॉन 6 अपॉन ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट, पाई बाई 6 को करेंगे तो ये हो जाएगा 0.52 या 52%। तो पैकिंग फैक्टर का मान आ गया अपना 52%। पैकिंग फैक्टर का मान कम आया है, यानी संकुलन गुणांक कम है, संकलन गुणांक कम है, इसलिए ये क्या होंगे, लूजली बाउंड होंगे। अतः संकुलन गुणांक कम है, अतः लूज पैक होंगे, लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर, लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। और ये एक ही पदार्थ की होती है सिंपल क्यूबिक में, पोलोनियम। यहाँ तक करो। अब आता है आपका अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश। अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश। फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव सेल। अभाज्य कोष्ठिका क्या होती है? जो होती है यदि यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 हो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 हो, तो उस यूनिट सेल को अभाज्य कोष्ठिका कहते हैं, प्रिमिटिव सेल कहते हैं। यदि यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 हो, एक परमाणु हो। देखो सिंपल क्यूबिक में कितना था, 8 कोने, एक कोने पर 1/8, तो कितना हो गया 1/8 × 8, 1। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जो यूनिट सेल है वो कौन सी हो गई, प्रिमिटिव सेल हो गई। तो जो आपकी सिंपल क्यूबिक है ये प्रिमिटिव सेल है। तो अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश, अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश डायग्राम बना लो। ए हो गया, बी हो गया,
सी हो गया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। इधर जो डायरेक्शन है ये एक्स में, तो ये होगी आई कैप, ये होगी जे कैप, ये वाली डायरेक्शन, ये होगी के कैप। तो ए कितना आ गया, ए वेक्टर आ गया ए आई, बी वेक्टर आ गया ए जे, बराबर है सारे ए, सी वेक्टर क्या आ गया ए के कैप, ये आ गए। अब बाह्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश आ गए ये वाले। नेक्स्ट है अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। ये कितना हो गया, ये वॉल्यूम होता है वी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यहाँ पर ए आई, ए जे और ए के, ए कॉमन ले लो तो ए क्यूब आई डॉट जे क्रॉस के वेक्टर, ए क्यूब आई जे क्रॉस के साइक्लिक रूप में है, तो यहाँ पर आई वेक्टर आई डॉट आई वन, आई डॉट आई वन। तो ये कितना हो गया, वी वेक्टर बराबर, सॉरी वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, ए की पावर 3। यूनिट सेल का आयतन कितना आया था, यूनिट सेल का आयतन, जो यूनिट सेल थी उसका आयतन कितना आया था, उसका आयतन भी यही आया था, अर्थात अभाज्य कोष्ठिका प्रिमिटिव सेल, अभाज्य कोष्ठिका तथा एकक कोष्ठिका यूनिट सेल का आयतन समान होता है। प्रिमिटिव सेल और यूनिट सेल दोनों का आयतन क्या है, समान। और कितना है, v बराबर ए क्यूब, तीनों का आयतन समान है। ए क्या है, ए बताओ क्या है, ए जहाँ ए है, जहाँ ए बराबर है लेटिस कांस्टेंट यानी जालक नियतांक, जहाँ ए लेटिस कांस्टेंट है। लास्ट इसका उदाहरण, यानी जो सिंपल क्यूबिक है उसका उदाहरण क्या है वो देखना है। इसका उदाहरण है, उदाहरण एक ही है जो भी विशिष्ट टेम्परेचर पर है, पोलोनियम। ये भी विशिष्ट टेम्परेचर पर है। एक उदाहरण है पोलोनियम। यह आपका सिंपल क्यूबिक कंप्लीट हो गया। सिंपल क्यूबिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है SC के बाद आता है BCC, बॉडी सेंटर्ड
क्यूब। यहाँ तक नोट करो। BCC कल देखेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। आज के लिए इतना ही, नोट करो इसको।